हेलो फ्रेंड्स, जीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग एक सीरीज़ कर रहे थे जिसका टाइटल था भारत का संवैधानिक विकास। पॉलिटी के सेशन में कर रहे थे, पॉलिटी के सेक्शन में। तो उसका ये लास्ट वीडियो होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पीछे हम लोगों ने कैबिनेट मिशन पढ़ा था और कैबिनेट मिशन के बाद फिर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पास हुआ था। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के द्वारा भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया था और भारत को आज़ादी दे दी गई थी। लेकिन उससे पहले ही भारत में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर एक संविधान सभा का गठन कर लिया गया था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन। ये बात बिल्कुल आप याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन के आधार पे किया गया था। कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन के आधार पे संविधान सभा का गठन किया गया था। और ये संविधान सभा कैसे बनाई गई थी? ये मल्टी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन था। ये मल्टी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन था, बहुदलीय संगठन था, जिसका चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से किया गया था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि एक निश्चित जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधियों को चुनना, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि एक से अधिक वोट देने का राइट होगा और वो वोट ट्रांसफर होते रहेंगे। मल्टी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ये बहुदलीय निकाय था जिसमें भारत की और दूसरी छोटे मोटे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उद्देश्य था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, उसको अप्रूव करना और उसको प्रोमलगेट करना, मतलब कि उसको निर्मित करना, बनाने के बाद उसे मान्यता देना। आज हम जानते हैं कि मान्यता वाली लाइन पे क्या लिखा है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अधिनियमित करने का मतलब क्या होता है? अंगीकृत करने का मतलब क्या होता है कि हम उसको अप्रूव कर रहे हैं। तो अप्रूव भी करना था, इसको ड्राफ्ट करना था, इसको मतलब बनाना था, और क्या करना था? इसको प्रोमलगेट करना था, मतलब कि उसको इनैक्ट करना था। तो अंगीकृत, अधिनियमित करने का मतलब क्या है कि हम प्रोमलगेट कर रहे हैं, इसको लागू कर रहे हैं। तो संविधान को बनाने, उसको मान्यता देने और उसको लागू करने का अधिकार के साथ एक असेंबली बनाई गई, जिसे हम संविधान सभा कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। इसको बनाया किस आधार पर गया था? ये कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946 में आया था। इनके रिकमेंडेशन के आधार पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से एक मल्टी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, दैट वाज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उसी ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, अप्रूव किया और प्रोमलगेट किया। तो इसके बारे में हमें क्या क्या जानना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में? वो है कंपोजिशन उसका क्या था, कौन कौन से लोग उसमें शामिल थे, कहाँ कहाँ से आए थे, सेशन उसका कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या खास बातें हुई, कमिटीज का क्या रोल रहा और कौन कौन सी कमिटीज बनाई गई, सोर्सेज क्या रहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को निर्मित करने के, और फीचर्स बोरोड, मतलब कहाँ कहाँ से कौन कौन सी विशेषताएं हमने ली और फिर कब हमने उसको अडॉप्ट किया। तो इतनी सारी बातों पर अगर हम चर्चा करेंगे तो इसके लिए आप हेडिंग बना लेंगे, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और चाहे आप इसको कह सकते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। तो इसको एक सिलसिलेवार ढंग से हम देखते हैं कि कैसे कैसे घटनाएं हुई। आपने देखा कि 1946 में कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर एक मल्टी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, मल्टी पार्टी संगठन बनाया गया, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया। इसका उद्देश्य ड्राफ्ट, अप्रूव और प्रोमलगेट करना था। इसकी इसने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान निर्मित किया।
दुनिया के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस काम को किया। तो सबसे पहली बैठक इसकी कहाँ हुई? सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इट वॉज हेल्ड इन सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट। वर्तमान समय में संसद का जो केंद्रीय भवन है उसमें इसकी सबसे पहली बैठक हुई थी और सच्चिदानंद सिन्हा को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। आप कह सकते हैं इनको कि इंटरिम प्रेसिडेंट थे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंतरिम अध्यक्ष थे। तो पहले अध्यक्ष बनाए गए या इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए। इसके बाद अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर जैसे आप जानते हैं ना कि जो इंटरिम प्रेसिडेंट या उनको हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर, है ना। तो प्रोटेम स्पीकर कौन रहे? सच्चिदानंद सिन्हा रहे। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? शपथ दिलवाना, लोगों के बैठने की व्यवस्था, शपथ पहले मीटिंग की अध्यक्षता करता है। सामान्यतः जो सीनियर मोस्ट होता है उसी को दे दिया जाता है। तो उन्होंने प्रोटेम स्पीकर के रूप में काम किया। इंटरिम प्रेसिडेंट महोदय ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में काम किया। और अगली बैठक में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अध्यक्ष चुन लिया और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुन लिया। और आगे जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्टेंस में रही तब तक यही उसके अध्यक्ष के रूप में और यही उसके उपाध्यक्ष के रूप में काम करते रहे। तो क्या हुआ? 9 दिसंबर को मीटिंग शुरू हुई। 11 दिसंबर को पहला काम होता है। अभी भी आज भी अगर पार्लियामेंट्री सेशन स्टार्ट होता है और ये पार्लियामेंट की तरह से ही काम करेगी। अभी तो जैसे भी काम कर रही है 1946 में तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में काम कर रही है। लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की आज़ादी के बाद भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास हो जाएगा? आज़ादी से पहले भारत के लिए कानून कौन बनाता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाती थी। तो आज़ादी के बाद कौन कानून बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ब्रिटिश पार्लियामेंट की जगह ले लेगी, या यूं कह लो कि भारत में एक पार्लियामेंट हो जाएगी जिसे आप इंटरिम पार्लियामेंट के तौर पे देख सकते हैं। 1952 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस से पहले जिसने पार्लियामेंट के रूप में काम किया वो कौन है? तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। तो भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 11 दिसंबर को अपनी मीटिंग में, जैसा कि नियम होता है, आप जानते हैं कि पार्लियामेंट पहली बैठक अपने अध्यक्ष का चुनाव करता है, अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुनता है। तो अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुन लिया, उपाध्यक्ष चुन लिया। अब अगला काम ये था कि भैया संविधान बना क्यों रहे हो? क्या चाहिए आपको? क्या संविधान का उद्देश्य लेके आए हो? संविधान जो लिखने जा रहे हो, संविधान क्या होता है? किसी भी राष्ट्र में विधियों का स्रोत होता है। उस देश में जो भी विधियां आगे प्रवृत्त होंगी वो कहां से निकाली जाएंगी? वो कॉन्स्टिट्यूशन से निकाली जाएंगी। तो सबसे पहली जरूरत क्या होती है कि हम ये बताएं कि हम ये क्यों बना रहे हैं, इसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है इस संविधान को लिखने का। किस आगे चलकर देखिए बहुत सारी विधियां बनी ना। भारत का संविधान कोई विधि की किताब नहीं है, आप इस बात को बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए। वो विधियों का स्रोत है और जो भी विधियां निर्मित की जाती हैं वो संवैधानिक दायरे के अंदर रहती हैं। और आप जानते हैं जितनी तरह की विधियां भारत में निर्मित की जाती हैं वो सब संविधान में लिखी नहीं जा सकती, या कभी भी फ्यूचर में ये समस्या आ सकती है या किसी विशेष तरह के कानून बनाने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये सवाल खड़ा हो सकता है कि भैया संविधान द्वारा प्रदत्त है कि नहीं है ये अधिकार। तो वैसी स्थिति में कौन काम आएगा आपके पास? वैसी स्थिति में आपका काम आएगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। वैसी स्थिति में कौन काम आएगा? वैसी स्थिति में काम आएगा उद्देशिका प्रस्ताव, जो ये बताएगा कि ये संविधान लिखे जाने का उद्देश्य ये रहा, ये इसका उद्देश्य है, इसलिए अगर इस उद्देश्य के अधीन कोई विधि आ रही है तो विधि मान्य है, या वो संवैधानिक है, संविधानेतर नहीं है, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि हम कैसे डिसाइड करें कि भैया ये संविधान लिखे जाने का उद्देश्य क्या है। तो संविधान क्या लिखे जाने का क्या उद्देश्य है, उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी गई, जो कि उस समय के बहुत ही पढ़े लिखे समझदार, हालांकि पूरे के पूरे लोग बहुत ही काबिल थे, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने भारतीय संविधान का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बहुत बेहतरीन तैयार किया।
और वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना के रूप में चिन्हित किया गया, प्रियम्बल के रूप में चिन्हित किया गया। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही आगे चलकर क्या बन जाएगा, प्रियम्बल बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्ताव बन जाए, प्रस्तावना बन जाएगा। और इसे हम क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब संविधान की आत्मा को लेकर दो बातें हैं, इस बात को आप यहीं क्लियर कर लीजिए। संविधान की आत्मा, अगर आपसे पूछा जाए सिंपल सी बात कि भैया संविधान की आत्मा क्या है, तो संविधान की आत्मा क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। क्योंकि कहीं पर भी अगर संविधान की व्याख्या नहीं हो पा रही है तो संविधान की व्याख्या करने का व्यवस्था क्या है, संविधान की व्याख्या कैसे कर पाएंगे आप, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के माध्यम से कर पाएंगे, प्रियम्बल के माध्यम से कर पाएंगे। पर कई बार सवाल ऐसे पूछता है कि अंबेडकर जी के अनुसार भारत की संविधान की आत्मा क्या है, तो अंबेडकर जी के अनुसार क्या है, अंबेडकर जी के अनुसार आर्टिकल 32 है संविधान की मूल आत्मा। आर्टिकल 32 में क्या है, आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिटों का प्रावधान किया गया है जो आपके फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्गत की जा सकती हैं। हम लोग इनकी आगे चर्चा करेंगे। मूल अधिकारों की संरक्षक हैं वो 5 रिटें, हम आगे चर्चा करेंगे। तो भैया 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया और वो 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड। मतलब कि ये विधेयक या ये प्रस्ताव पास हो गया कि हम लोग क्यों आए हैं यहाँ, क्या करने आए हैं, संविधान लिखने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो उसमें क्या कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। भारत के सभी लोगों को उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मतलब कि जो कुछ भी आगे करने जा रहे हैं, ये कौन लोग करने जा रहे हैं, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है कौन है, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर रहा है कौन है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोमलगेट कर रहा है कौन है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बी द पीपल ऑफ इंडिया को। और जो संविधान बना है ये किसके द्वारा बनाया गया है, बी द पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है, बी द पीपल फॉर इंडिया के लिए बनाया गया है। तो जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन स्थापित करने का जो व्यवस्था निर्मित की गई वो रेजोल्यूशन, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आपको साफ साफ दिखाई देगा। अब बात आती है कि भैया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो आपने पास करवा लिया, अब आगे का काम क्या है। आगे का काम है कि भैया संविधान बनाया जाए, लिखा जाए, अब उसमें सारी चीजों का प्रोविजन किया जाए, एक एक चीज का प्रोविजन किया जाए। तो कैसे किया जाए भाई, अब पूरे लोग 389 लोग बैठे हैं, फिर वो गुत्थम गुत्थी हो जाएगी। तो ये हुआ कि अलग अलग इश्यूज पे काम करने के लिए अलग अलग कमेटीज बना लो। ये कमेटीज 2 तरह की बनाओ, कुछ बनाओ प्रोसीडिंग के लिए, उनको प्रोसीजर कमेटीज कहा गया, और कुछ विषयों पर चर्चा करने के बनाओ, उनको सब्जेक्ट कमेटीज कहा गया। और इस तरह की कुल 22 कमेटीज बनाई गई और इन्होंने दुनिया के लगभग 60 देशों के, 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। और इन सारी कमेटीज ने अपना अपना रिजोल्यूशन, अपने अपने सब्जेक्ट रिलेटेड रिजोल्यूशन अपने अपने चेयरमैन को दिया। और फिर फाइनली इट वाज गिवन टू बी एन राव। बी एन राव कौन है, बी एन राव जो है वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, आगे चलकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज भी बनते हैं। तो ये संविधान सभा के सलाहकार थे और इनको दे दिया गया सारा कुछ चीज़ें। कहा गया भाई आप जो है, अब ड्राफ्ट की बारी आई, जब सारा चीज़ें बन गई तो अब किसकी बारी आएगी, अब ड्राफ्ट की बारी आएगी। भाई अब इसको ड्राफ्ट करो आप, पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, पहला अध्याय क्या होगा, 5वां अध्याय क्या होगा, 12वां अध्याय क्या होगा, को कितनी अनुसूचियाँ होंगी, कितने अनुच्छेद होंगे, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, इकट्ठा जुट रहा है वो। तो अक्टूबर 1947 में बी एन राव ने अपना जो ड्राफ्ट है वो पास कर दिया, मतलब ड्राफ्ट बना दिया। जैसे एक सवाल आता है कि भारत के संविधान का सबसे पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया, तो बहुत ध्यान रखिएगा इस बात को कि पहला ड्राफ्ट बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था
जो कि बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी को दे दिया गया था, विच वाज हेडेड बाय B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको दे दिया गया। तो अभी इससे पहले सारा संविधान बन चुका है, सारा संविधान बन चुका है अब तक। अब क्या हो रहा है, B.N. राव ने क्या किया, उसको ड्राफ्ट किया और फिर फाइनल ड्राफ्ट किसने किया, ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया, जिसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। और 21 फरवरी 1948 को ड्राफ्ट वाज टेबल्ड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो ड्राफ्ट बना उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समक्ष रख दिया गया 21 फरवरी 1948 को। उसमें जो भी चीजें और ड्राफ्ट पर डिस्कशन होना था वो हुआ, और उसके बाद अगला क्रम आता है इसका रीडिंग। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी कानून होता है तो पार्लियामेंट्री रीडिंग के तहत वो पास किया जाता है। तो फर्स्ट रीडिंग तो केवल रीडिंग होती है, सेकेंड रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग केवल रीडिंग होती है, फिर रीडिंग करने के बाद सबको कॉपी दे दी जाती है कि भाई अपने घर ले जाइए, इसको देखिए। जैसे पार्लियामेंट में कोई भी कानून पास होता है तो इसी प्रक्रिया से पास होता है ना। तो फिर पहली रीडिंग हुई 4 नवंबर से 9 नवंबर, 5 दिन लगा संविधान को पढ़ने में। पढ़ के भाई खड़े होके पढ़ दिया गया, बाकी सबने सुन लिया, बाकी सबको एक कॉपी दे दी गई, सब अपने अपने घर ले जाओ, स्टडी करो, इसमें से कमियां निकाल के ले आओ। तो जो सेकेंड रीडिंग होती है वो बहुत टाइम लेती है, क्योंकि सेकेंड रीडिंग में बहुत सारे मुद्दों पर हमें सुधारों की जरूरत होती है, और हम बहुत सारे सुधार उसमें करते भी हैं। लगभग 7,500 जो है अमेंडमेंट पेश किए गए थे, जिसमें से लगभग 2,500 अमेंडमेंट पास भी हुए थे। तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में सेकेंड रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया, और सेकेंड रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फिर आता है थर्ड रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और थर्ड रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इसको हमने एडॉप्ट कर लिया, संविधान को हमने स्वीकार कर लिया। जो संविधान सभा ये सारा काम कर रही थी वो जो है उसमें 389 लोग थे, टोटल स्ट्रेंथ जो है उसकी 389 थी। और इसमें हम जैसा कि जानते हैं कि भारत की आज़ादी से पहले 2 तरह के प्रोविंसेस थे इंडिया में, एक को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था और एक को, तो हम कंपोजिशन में देख रहे थे कि टोटल स्ट्रेंथ 389 थी। हम जैसा कि जानते हैं कि जब ब्रिटिश रूलिंग थी तो 3 तरह के हिस्सों में भारत को बांट रखा था, एक को ब्रिटिश इंडिया कहते थे, 2 तरह के हिस्सों में बांट रखा था, एक को ब्रिटिश इंडिया कहते थे, एक को प्रिंसिपल स्टेट्स कहते थे। ब्रिटिश इंडिया को 2 हिस्सों में बांट रखा था, एक को ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस कहते थे जिनको गवर्नर प्रोविंस कहा जाता था, और एक को कमिश्नरी प्रोविंस कहा जाता था। तो 296 मेंबर्स कहाँ से आए थे, 296 मेंबर्स आए थे ब्रिटिश इंडिया से, और 93 मेंबर्स आए थे प्रिंसिपल स्टेट से। इसमें से जो 296 आए थे, इसमें से 292 मेंबर्स जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से आए थे, या इनको आप कह सकते हैं कि गवर्नर प्रोविंसेस से आए थे। और 4 जो हैं ये आए थे कमिश्नरी प्रोविंसेस से, और 93 आए थे प्रिंसिपल स्टेट से। इनमें से 8 महिलाएं थीं, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, 8 महिलाएं थीं। ये इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि पहले ही पार्लियामेंट में 8 महिलाएं थीं। तो इस तरह से ये इसका कंपोजिशन पढ़ लिया आपने, और कैसे ये बना कॉन्स्टिट्यूशन ये आपने देखा। अब इसमें कुछ और आगे की चर्चा हम लोग बढ़ाते हैं आगे, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। हम लोग बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कंपोजिशन था उसमें 389 लोग थे। बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया 389 थे, लेकिन पार्टीशन के बाद ये कितने हो गए थे, तो 299 हो गए थे। जब 389 मेंबर्स थे तो 93 इसमें से नेटिव स्टेट्स से थे, और 296 मेंबर्स जो थे दे आर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। अब क्या हुआ, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इट रिमेन 299 मेंबर्स, 299 मेंबर्स रह गए, और इन 299 मेंबर्स में से 229 मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 70 मेंबर्स फ्रॉम नेटिव स्टेट्स या प्रिंसिपल स्टेट्स। तो ये कंपोजिशन के बारे में हमने आपको बताया। कंपोजिशन आप फिर से समझ लें एक बार। शुरुआत में 389 था, 389 में 296 मेंबर्स आर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 मेंबर्स आर फ्रॉम नेटिव स्टेट्स, प्रिंसिपल स्टेट्स। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इट रिमेन 299, 229 are from British India and 70 were from
नेटिव स्टेट्स। तो ये उनका कंपोजिशन रहा। कैसे संविधान बना ये पीछे हमने देखा। अब बात आती है सेशन की कि कितने कुल सेशन हुए। तो टोटल सेशंस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हुए वो हैं 11, जिनकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इसका पहला सेशन 9 से 23 दिसंबर 1946 के बीच में हुआ और अंतिम सेशन 14 से 26 नवंबर के बीच में हुआ। तो पहला सेशन आपको ध्यान रखना है और अंतिम सेशन आपको ध्यान में रखना है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर हमने बताया आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कौन कौन सी कमेटीज बनाई गई थी, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सी कमेटीज बनाई गई थी? टोटल कमेटीज बनाई गई थी 22। हमने आपको बताया कि ये 2 तरह की थी, कुछ प्रोसीजर से रिलेटेड थी और कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड थी। इसमें से 7 महत्वपूर्ण थी, लेकिन हम लोग फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई कमेटी को भी 8वां मान ले रहे हैं। तो 8 महत्वपूर्ण कमेटीज थी, जिनमें सबसे पहली कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज कहां पर रहेगी। इसके अध्यक्ष थे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। दूसरा था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति, यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति। मतलब ये है कि संघ के पास कौन कौन से अधिकार रहेंगे और उसके लिए क्या प्रोविजन किए जाएंगे, ये दोनों इन दोनों कमेटीज के द्वारा तय किए जाएंगे। और ये दोनों कमेटीज को हेड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा इसी तरह की एक और कमेटी बनाई गई थी, वो था स्टेट्स रिलेटेड कमेटीज। कौन कौन से स्टेट होंगे, कैसे स्टेट्स का फॉर्मेशन होगा, उनके क्या सब्जेक्ट होंगे, उनका कैसे रूलिंग होगा, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति थी, जिसे स्टीयरिंग कमेटी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रूल एंड प्रोसीजर कमेटी थी, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये प्रांतीय संविधान समिति थी, प्रांतों का संविधान में क्या प्रावधान किया जाएगा, क्या क्या प्रोविजंस होंगे, उनकी बात कर रही थी ये। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट वॉज हेडेड बाई JB कृपलानी। ये सलाह देगी फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है दैट वाज ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल मेंबर्स थे 7 मेंबर्स थे, जिनमें N गोपाल स्वामी आयंगर, मोहम्मद शादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, BL मित्तर बाद में बीमार पड़ने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह पर N माधव राव को नियुक्त किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर DP खेतान थे, इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनकी जगह पर TT कृष्णम्माचारी आए थे, TT कृष्णम्माचारी। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा कि 7 मेंबर थे, जिसमें से 6 के नाम हमने आपको बता दिए। 7वें कौन थे? 7वें BR अम्बेडकर थे। तो भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्यों से मिलकर ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। इसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। ये संविधान 26 नवंबर 1949 को अंतिम वाचन के माध्यम से लागू किया गया। जो भी संविधान सभा के उस दिन उपस्थित सदस्य थे वो 284 थे और 284 मेंबर्स ने उस पर हस्ताक्षर किए 26 नवंबर 1949 को और उसको लागू कर दिया गया। कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए, जिसमें 3 चीज़ों से संबंधित थे, नागरिकता से, निर्वाचन से और संसदीय प्रक्रिया से। तो नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित प्रावधानों को लागू कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को ही। कुल 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। बाकी पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी की तिथि का अपना एक महत्व था और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया। अगर आपसे सवाल सीधा सा पूछा जाता है कि भारत के संविधान को कब लागू किया गया, तो आप आंसर देंगे 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। अगर आपसे सवाल पूछता है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो आप जवाब देंगे 26 जनवरी 1930 को लागू किया गया। तो ये रहा आपके मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आप एक पॉइंट और जान लीजिए
कि इस पूरे संविधान को बनने में हमने आपको बताया कि 11 सेशन हुआ था और कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 महीने और 18 डेज लगे थे। ये संविधान के बनने में लगने वाला समय है। तो इस तरह से आपने देखा कि भारत का संविधान कैसे बना, क्या उसकी खास बातें रहीं। अब बात आती है कि इनके सोर्सेज और फीचर्स कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। चूँकि ये लंबा जाएगा और इस पर अगर इस वीडियो में इसको शामिल किया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो है इस पर अलग से आपको वीडियो देंगे जिसमें हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे और कौन कौन से फीचर कहाँ से लिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी भी चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग इन सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।